बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे प्यारे बच्चों, मोलर स्पेसिफिक हीट का टॉपिक जो हम एमडी कैट का डिस्कस करने जा रहे हैं, इस टॉपिक में से बड़े ही इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल एमसीक्यूज आते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बोली हुई बातों को गौर से, अच्छे तरीके से, ध्यान से अपने दिमाग में रख लेना। दिमाग को ज्यादा चलाना, पेन को कम चलाना, ये मेरा फार्मूला है जो मैं हर बच्चे को एंटी टेस्ट में बताता हूं। दिमाग को ज्यादा और पेन को कम चलाना है। हाँ, मैं यहां पर मेरी मजबूरी है कि मैं पेन को ज्यादा चलाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको समझाना भी तो है ना साथ साथ। चलिए जी बच्चों, लेक्चर्स तो हमें डिस्कस कर दिए होंगे इसके। अब हम एमसीक्यूज की डिस्कशन की तरफ जाते हैं। द स्पेसिफिक हीट ऑफ एन आइडियल गैस फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस। चलो आओ, मैं आज आपको सबसे पहले तो आपकी एक कंफ्यूजन को दूर करूंगा। कुछ बच्चे यहां पर इसी उम्मीद से आए होंगे कि यार मैं अपनी ये कंफ्यूजन तो दूर कर लूंगा। देखें, बच्चों को यहां पर ना तीन टर्म्स हैं बच्चों, याद रखें। ये हालांकि लेक्चर के अंदर डिस्कस होना आपकी बनती है और आपने की भी हुई है और आपको आना भी बनती है। एक होती है हीट कैपेसिटी, एक होती है स्पेसिफिक हीट। एक क्या है बच्चों? स्पेसिफिक हीट। और एक है बच्चों मोलर स्पेसिफिक हीट। और एक बच्चों क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट। अच्छा, अब ये तीन तरह की हीट्स हैं जो कि आप लोगों ने डिस्कस करनी है। सबसे पहले तो हीट कैपेसिटी बच्चों आप लोगों को पता है क्या होती है। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन। किसी भी सब्सटेंस का 1 केल्विन टेम्परेचर राइज करने के लिए आपको जो हीट देनी पड़ती है, दैट इज नोन एज हीट कैपेसिटी। अगर इसकी फार्मूले की बात करें तो इट इज इक्वल टू क्यू ओवर डेल्टा टी। जस्ट सी इज इक्वल टू क्यू ओवर डेल्टा टी। और अगर मैं बच्चों इसके यूनिट्स की बात करूं तो याद रखिएगा, इसका जो एसआई यूनिट बनेगा वो बन जाएगा जूल पर केल्विन। दैट इज एसआई यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी। एक बात तो ये डन होगी। अच्छा, फिर उसके बाद बच्चों हीट कैपेसिटी जो होती है, याद रखिएगा, ये जो हीट कैपेसिटी होती है दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द सब्सटेंस के ऊपर और अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस के ऊपर भी डिपेंड करती है। ठीक है, नेचर ऑफ द सब्सटेंस के ऊपर भी और अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस के ऊपर भी डिपेंड करती है। और ये बातें नोट कर लें बेशक। उसके बाद जो यहां से अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो जो हीट कैपेसिटी होती है एडियाबैटिक प्रोसेस। अब आपको पता है जो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस में तो Q 0 होता है। तो जब एडियाबैटिक प्रोसेस में Q 0 होगा तो याद रखिएगा बच्चों, हीट कैपेसिटी जो होती है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए वो भी क्या होती है? 0 होती है। अच्छा, फिर अगर मैं बात करता हूं आइसोथर्मल प्रोसेस की, तो क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में जो टेम्परेचर होता है वो 0 होता है, टेम्परेचर चेंज 0 होता है, तो बच्चों जो ये हीट कैपेसिटी ये क्या आती है? इनफाइनाइट आती है। एक बात तो ये डन। अच्छा, उसके बाद स्पेसिफिक हीट की तरफ चलते हैं। जो स्पेसिफिक हीट होती है बच्चों, ये अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन होती है। इसमें मैंने मोल या मैस की बात नहीं की थी, ठीक है, ये बात याद रखें। जबकि स्पेसिफिक हीट में मैं किसकी बात कर रहा हूं? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ अ सब्सटेंस। और इसका जो फार्मूला होता है C इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई m डेल्टा टी होता है। ठीक है, तो इसका जो यूनिट बनेगा एसआई यूनिट, ये क्या बनेगा? जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। ये इसका एसआई यूनिट बनेगा। तो सेम वही बात, ये आइसोथर्मल, अगर एडियाबैटिक प्रोसेस की बात की जाए तो ये भी सेम एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, क्योंकि Q 0 होगा तो जाहिर बात है ये भी C क्या होगा? 0 होगा। और आइसोथर्मल प्रोसेस की अगर बात करें तो आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा T 0 होने की वजह से ये C क्या आएगी? इन्फिनिटी आएगी। इसका मतलब है ये C इनफाइनाइट होगा, यानी स्पेसिफिक हीट जो है ये भी इनफाइनाइट होगी आइसोथर्मल के लिए और 0 होगी एडियाबैटिक के लिए। फिर अब आती है मोलर स्पेसिफिक हीट, जो आपकी एफएससी की फिजिक्स की 11 चैप्टर में भी लिखा हुआ है, फर्स्ट ईयर में। अब मोलर स्पेसिफिक हीट जो होती है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन होती है। इसका जो फार्मूला होता है वो Q डिवाइडेड बाय n डेल्टा टी होता है। इसमें n है, तो यहां पर याद रखिएगा इसका जो यूनिट बनेगा ये जूल पर मोल पर केल्विन बनता है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं कि याद रखिएगा जो एडियाबैटिक प्रोसेस अब होगा, एडियाबैटिक सेम यही काम हो जाएगा। एडियाबैटिक में Q 0 तो बच्चों C भी 0 आएगा। ठीक है, अब डायरेक्ट लिख रहा हूं। और आइसोथर्मल में डेल्टा T 0, तो जब डेल्टा T 0 होगा तो बच्चों जो C होगा वो क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये अब आप लोगों ने देखा है इन तमाम प्रोसेस, यानी एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हीट कैपेसिटी हो, स्पेसिफिक हीट हो, मोलर स्पेसिफिक हीट हो, 0 होती है।
ठीक है। तो जबकि आइसोथर्मल के लिए ये इनफाइनाइट होती हैं। तो नहीं जी बच्चों, ये आप लोगों के पास छोटी सी चीजें थी जो कि मैंने आप लोगों को बता दी है। ये आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिहाज से इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। अब हम एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। स्पेसिफिक हीट ऑफ एन आइडियल गैस फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। यार अब एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्या होती है? जीरो होती है, तो अल्फा आंसर है, बात खत्म। द स्पेसिफिक हीट ऑफ एन आइडियल गैस फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। तो बच्चों आप देखा आपने कि आइसोथर्मल के लिए ये इनफाइनाइट आई है। तो थ्योरी अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ी हो तो आपके एमसीक्यूज बहुत आसानी से सोल्व हो जाते होते हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यू कहता है कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, ठीक है जी, रिक्वायर्स 207 जूल हीट टू राइज द टेम्परेचर बाय 10 केल्विन। ठीक है जी, यानी 1 मोल आइडियल गैस का टेम्परेचर आपने क्या करना, कहता है गैस वो इतनी हीट रिक्वायर करती है 10 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, और हीट जो है वो कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर सिस्टम में ऐड की गई है। इफ द सेम गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम टू रेज द टेम्परेचर बाय 10 केल्विन, द हीट रिक्वायर्ड इज, देखें पहली बात तो ये कि Q इज इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा NCP डेल्टा T, ये फार्मूला पढ़ा होगा शायद। अच्छा, अब Q जो है आप लोगों को 207 दिया गया है, 1 मोल गैस है, N1 है, और टेम्परेचर चेंज पहले कितना है 10 है। हमने वहां से CP निकाल लिया, मगर उसने आप लोगों को कहा है कि अगर गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर हीट किया जाए, तो बच्चों जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो आपको पता है W क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो जब W 0 हो जाएगा तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, U ही हो जाएगा। तो Q इज इक्वल टू U, और U जो होता है वो NCV डेल्टा T होता है। हमने इसके CP माइनस CV इज इक्वल टू R के प्रूफ में भी पढ़ा हुआ है। और फिर हमने ये भी देखा हुआ है कि CP माइनस CV इज इक्वल टू R होता है, तो CP जो होता है वो CV प्लस R होता है। अब हमें तो निकालनी है हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जो हमने कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, तो पहली तो बात CV यहां से बराबर आएगा CP माइनस R। R की वैल्यू 8.3 होती है, तो हमने यहां से CV निकाल लिया। अब उस CV की वैल्यू को हमने इधर पुट कर दिया। अब देखें N1 है, CV जो है वो 12.4 है, और जो डेल्टा T है वो कितना है 10 है। तो जब हमने पुट किया तो बच्चों हमारे पास जो Q आ गई वो कितनी आ गई, 124 जूल आंसर आ गया। तो बस ये छोटा सा एमसीक्यू था बच्चों, इसके अंदर कुछ भी नहीं था। पहले आप देखें, आपने चुप करके कांस्टेंट प्रेशर से CP निकाल लिया, फिर उसके बाद आप लोगों ने CV निकाला, CP माइनस CV इज इक्वल टू R को यूज करके CV निकाला। क्यों CV निकाला? क्योंकि हमने हीट निकालनी है जो वो कांस्टेंट वॉल्यूम वाली निकालनी है। तो हमें फिर हीट का फार्मूला भी कांस्टेंट वॉल्यूम वाला पुट करना पड़ेगा, और जो C हमें यूज करना पड़ेगा वो भी कांस्टेंट वॉल्यूम वाला यूज करना पड़ेगा। ये लेक्चर्स के अंदर बड़ी डिटेल में बातें हुई हैं कि कौन सा फार्मूला का भी यूज होना है। तो जस्ट वैल्यू पुट की बच्चों और हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट एमसीक्यू कहता है जी, इफ CP एंड CV डिनोट द मोलर स्पेसिफिक हीट्स पर यूनिट मास फॉर एन आइडियल गैस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट कैपिटल M, देन बच्चों देखें CP CV जो होती है ये मोलर स्पेसिफिक हीट आइडियल गैस की होती है एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर। तो CP जो होगी वो किसके बराबर है? उसने बोल दिया है कि मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि उसने अब आपको दे दिया ना, बेसिकली मॉलिक्यूलर मास के लिए आप डील करें, तो CP जो होगी वो MCP हो गई है, और CV जो है वो MCV हो गई है। तो अगर मैं यहां पे MCP MCV पुट कर दूं तो वो सारी बात है M यहां पर आकर डिवाइड हो जाएगा, बस बात खत्म। ठीक है, तो बस आप ये देखें कि उसने आप लोगों को जो स्पेसिफिक हीट्स दी थी ये पर यूनिट मास के लिहाज से दी थी आइडियल गैस की, और जिनका मॉलिक्यूलर वेट था M। तो आपने उसी के लिहाज से CP जो है वो पहले से MCP हो जाएगा, CV जो है पहले से MCV हो जाएगा। तो वैल्यू पुट करके आप लोग आंसर निकाल लें, तो आपका जो आंसर आ जाएगा बच्चों वो कितना आ जाएगा, ब्रावो बीटा। इसके बाद नेक्स्ट बच्चों फॉर हाइड्रोजन गैस। अब आपको पता है हाइड्रोजन गैस जो है वो बेसिकली एक डायटोमिक गैस है, और याद रखिएगा बच्चों इसके लिए जो CV की वैल्यू होती है वो 5/2R होती है। कितनी होती है? 5/2R। ठीक है, ये आप लोगों ने ना इसका जो लेक्चर्स के अंदर एक टेबल पढ़ा होगा पूरा, कि गैस जो है उसमें, वैसे मैं आप लोगों को चले हिंट के तौर पर बता देता हूं कि सबसे पहली तो बात यहां पर बच्चों ये याद रखने वाली है कि गैमा जो होता है ये आपको पता है CP/CV होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो CV होता है ये बराबर होता है, इसको कैलकुलेशन के बाद निकाला हुआ R/γ -1। जो CP होता है बच्चों ये बराबर होता है γR डिवाइडेड बाय γ -1। ठीक है, अच्छा अब मोनोएटॉमिक गैस, अब हम सारी गैसेस के लिए इनको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं मोनोएटॉमिक गैस के लिए। मोनोएटॉमिक गैस के लिए जो गैमा होता है बच्चों ये 5/3 होता है, जिसको अप्रोक्सीमेटली हम 1.29 बोलते हैं। जबकि डायटोमिक गैस के लिए, अगर डायटोमिक की बात करें तो डायटोमिक के लिए जो गैमा की वैल्यू होती है, ये जुबानी याद रख लेना, 7/5 होती है, जो कि तकरीबन 1.4 है। अच्छा उसके बाद बच्चों बन जाती है पॉलीएटॉमिक गैस। अब जो पॉलीएटॉमिक होती हैं उनके लिए जो बच्चों गैमा की वैल्यू ये 9/7 होती है,
जिसको हम तकरीबन 1.29 बोलते हैं। ये हमारे बुक में टेबल बना हुआ है जो हमने जुबानी याद किया था। अच्छा, अब हम ना यहां से इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करना है? वैल्यूज सीवी और सीपी। तो अब इसके बेतहाशा तरीके हैं। मोनोएटॉमिक गैस का याद रखिएगा बच्चों, जब सीवी लिखना है ना आपने क्या काम करना है, डिनोमिनेटर में क्या लगाना है? 2 लगाना है। पहली बात, सबके डिनोमिनेटर में ना 2 लगा लें। एक तो 2 नंबर तरीका ये याद रख लें, सबके डिनोमिनेटर में क्या लगा लेना है? 2 लगा लेना है। ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा तरीका ये है, सीवी के अंदर ना, सीवी के अंदर हमने क्या काम करना है, ये जो नीचे वाली वैल्यू लिखी है ना, ये ऊपर आर के साथ लिख देनी है। बस जो नीचे वाली वैल्यू है ना, वो हमने किसके साथ लिख देनी है? आर के साथ लिख देनी है। जो नीचे वाली वैल्यू है वो आर के साथ लिख देनी है। सीवी के लिए हमने ये काम करना है। यानी सीवी आप ऐसे याद रखें, नीचे था ना, सीवी है भी नीचे ही था ना। अगर आप इस रेशियो में देखें तो भाईजान, जब आपने सीवी की वैल्यूज निकालनी है तो जो 5, 7, जो ये नीचे वाली वैल्यूज है ना, 3, 5, 7, आपने इनके साथ क्या लगा देना है? आर लगा देना है। ये ऐसे भी याद रख लें कि ओड नंबर चलने हैं, 3, 5, 7। अच्छा, उसके बाद सीपी के लिए ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ना, ऊपर वाली वैल्यू, इसके साथ आर लगा दें। ऊपर वाली वैल्यू के साथ क्या लगा दें? आर लगा दें, बात खत्म। ऊपर वाली वैल्यू के साथ क्या लगा दें? आर लगा दें, बात खत्म। ये आप लोगों के पास एक जो टेबल है बच्चों, ये आप लोग याद रख सकते हैं इस टेबल को जुबानी भी। ठीक है, ये आप लोगों को बहुत काम आएगा आप लोगों के। फिर अब आप देखें, अगर इन दोनों का डिफरेंस लें, सीपी माइनस सीवी का वो आर आएगा। इन दोनों का डिफरेंस लें, आर ही आएगा। इन दोनों का डिफरेंस लें, वो आर ही आएगा। सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर होता है। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये टेबल अगर समझ आ गया तो आप एमसीक्यूज बहुत आसानी से सोल्व करने वाले हैं। अब देखिए, हाइड्रोजन जो है ये डाइएटॉमिक गैस होती है। अब जो डाइएटॉमिक गैस होती है, डाइएटॉमिक गैस के लिए जो सीवी की वैल्यू है वो 5r/2 है, बात खत्म। द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मोल ऑफ अ गैस बाय 1 केल्विन, तो बच्चों इसको बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। फिर उसके बाद कहते हैं विच वन इज द करेक्ट रिलेशन भाई, सीपी अपना गैमा इज इक्वल टू सीपी ओवर सीवी, बात खत्म। फिर वी नो दैट सीपी ग्रेटर देन सीवी, बट इज ऑल्सो ट्रू एट दीज मोलर स्पेसिफिक हीट्स। तो बच्चों याद रखिएगा, सीपी सीवी से बड़ा होगा तो क्यूपी भी क्यूवी से बड़ा होता है, और उस दौरान टेम्परेचर भी कांस्टेंट होता है, इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट होती है। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। ये डिटेल के अंदर डिस्कस किया हुआ है लेक्चर्स के अंदर। द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर 1 मोल ऑफ अ डाइएटॉमिक गैस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर जी। द क्वांटिटी ऑफ हीट आपने निकालनी है रिक्वायर्ड टू रेज 1 मोल ऑफ अ मोनोएटॉमिक गैस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। पहली बात है, मोनोएटॉमिक गैस की बात कर रहे हैं। तो बच्चों मोनोएटॉमिक गैस जो होती है, आप लोगों को पता है मोनोएटॉमिक गैस के लिए सीपी की वैल्यू कितनी होती है? बस ये देख के आए ऊपर टेबल में, ये देखिए मोनोएटॉमिक गैस के लिए जो सीपी की वैल्यू थी वो कितनी थी? 5r/2 थी। तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए सीपी की वैल्यू कितनी होती है? 5r/2। 5/2 कितना होता है? 2.5। सो योर आंसर इज 2.5r बीटा। फिर उसके बाद बच्चों गैमा भी दे दिया है, सीवी भी दे दिया है। तो कहते हैं फॉर डाइएटॉमिक गैस, ये गैमा की वैल्यू क्या होगी? भाई मेरी बात सुने, डाइएटॉमिक गैस के लिए अभी हम ऊपर पढ़ के देखिए, अगर सीवी जो है वो 5r/2 है, तो भाईजान डाइएटॉमिक गैस के लिए जो गैमा की वैल्यू है वो कितनी है? 7/5 है। हमने ऊपर पढ़ लिया, टेबल याद करें, बस आपको बताया। द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस हैज 2 वैल्यू सीपी एंड सीवी, ये बात तो सही है। उसके बाद कैन हैव एनी वैल्यू बिटवीन 0 एंड इंफिनिटी, ये भी बात सही है, आपने देखा भी है आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए यूनिक वैल्यू एट अ गिवन टेम्परेचर, ऐसा नहीं है। तो इसका आंसर ए और सी दोनों बनते हैं, तो दोनों में टिक लगा के आने, पेपर में आंसर बोथ ए एंड सी लगा के आना है। उसके बाद द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन द एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। उसकी वजह क्या है? क्योंकि एट कांस्टेंट प्रेशर वर्क इज डन इन एक्सपेंडिंग द गैस। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जो वर्क बच्चों जो वर्क होता है ना, वो सबसे ज्यादा होता है। आइसोबैरिक प्रोसेस का वर्क सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, ये आप लोगों को मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में जाके बताऊंगा भी। उसके बाद हीट गिवन टू अ सिस्टम ऑफ 1 मोल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू, तो बच्चों कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जो आप लोग सिस्टम को हीट देते हैं वो किसके बराबर होगी? 1 मोल गैस है तो Q इज इक्वल टू NCP डेल्टा T आना है बेसिकली, तो वो N1 है तो CP डेल्टा T आंसर आ जाएगा, चार्ली। अगर CV जो है वो R/3 है तो बताएं जी गैमा की वैल्यू कितनी होगी? बच्चों टेबल जाके याद करें, टेबल जो है वो आप लोगों को बता दिया मैंने ऊपर, 5/3 गैमा की वैल्यू होगी।
ठीक है। उसके बाद वैसे भी एक और तरीका याद रख लें, चुप करके 3 + 2 कर दो, 5 आ जाएगा, तो नीचे 3 लिख देना। बहरहाल आप इस रंग छोड़े, बस वो टेबल याद रखें, उसको आसान तरीके से सोल्व कर लें, बात खत्म। उसके बाद कहते हैं जी अगर R जो है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ 2 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस फ्रॉम 273 केल्विन टू 373 केल्विन व्हेन नो वर्क इज डन। पहली बात, फॉर एन आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी इज ओनली अ फंक्शन ऑफ गैस टेम्परेचर एंड इज अ मेजर ऑफ मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस एटम्स। ये इंफॉर्मेशन के लिए लाइन लिख दी मैंने। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स द Q इज इक्वल टू डेल्टा U जमा W। अब उसने बोल दिया कि डेल्टा Q 0 है। बेसिकली देखें, डेल्टा Q इज इक्वल डेल्टा U जमा W इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, अब जो यहां से डेल्टा Q बराबर आएगा वो बराबर आ गया बच्चों किसके, डेल्टा U के, विच इज इक्वल टू 2 मोल गैस है, ठीक है। तो ये आपका जो फॉर्मूला बन जाएगा बेसिकली वो डेल्टा Q इज इक्वल टू क्या बन गया है, N/2R डेल्टा T। अब यहां पर जो N है ये डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द मोनोएटॉमिक गैस है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम ये ना आप लोग बस अब ये फार्मूला याद रख लें, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग MCQ था, बस ये अब कह लें थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस भी है इसके अंदर जो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात की गई है। तो जस्ट आप इसको इंफॉर्मेशन के तौर पर याद रख लें कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोएटॉमिक गैस के लिए होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है, ठीक है। तो ये 3/2 और R जो है वो आप लोग यहाँ पर ये पुट कर देना, डेल्टा T ये है, और 2 मोल गैस के लिए जो R है वो बेसिकली यहाँ पर हमने उसको 2R के साथ कंसीडर कर लिया है, ठीक है। तो फिर इसका टेम्परेचर डिफरेंस लेकर हमने इसका आंसर निकाल लिया। जस्ट आप इसको इंफॉर्मेशन के तौर पर याद रख लें। इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट MCQ है, द हीट कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज, हाँ जी, हीट कैपेसिटी क्या होती है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट रेजेस इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। इसका आंसर बच्चों अल्फा बनेगा, ठीक है। 1 कैलोरी किसके बराबर होता है, 4.184 जॉल, जो कि 4.2 जॉल के बराबर होता है। हीट हैज द सेम यूनिट एज दैट ऑफ, बच्चों हीट का जो यूनिट होता है आपको पता है वो वर्क वाला होता है, एनर्जी वाला होता है। रूम टेम्परेचर इज अबाउट 20 डिग्री सेल्सियस ऑन, कौन सा स्केल होता है, वो सेल्सियस स्केल के ऊपर होता है ऐसा। बोले जी बच्चों ये आपके पास आसान से MCQ थे, बस ये वाला जो MCQ था मैंने आपको बताया, इसको जस्ट इंफॉर्मेशन के तौर पर याद रख लें। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम का इसके अंदर कॉन्सेप्ट है, तो आप जस्ट इसको वैसे ही कंसीडर कर लें। तो इसके अलावा बच्चों जो सबसे काम की इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये एक टेबल था जो मैंने आपको बताया, इसमें इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से अपने माइंड के अंदर रख लेना, और उसके बाद ये जो चीजें आपको बताई हैं मेन, ये सारी MCQs के लिहाज से थीम के यूनिट्स, तो ये आपने अच्छे तरीके से अपने माइंड में रखनी है। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।